बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन के बाद ये वीलॉग है और रीज़न आपको पता है, मैं गिरफ़्तार हो गया था। अब जिस केस में मैं गिरफ़्तार हुआ था उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। वजह यह है कि जस्टिस जनाब बाकर अली नजफ़ी साहब की अदालत के अंदर ये मामला गया और उन्होंने बुलाया फ़रीक़ैन को, और वहाँ पे इस मामले को हल निकालने के लिए फ़रीक़ैन को बाउंड किया गया और हलफ लिया गया कि जब तक ये मामला एक अदालत के अंदर चल रहा है और जब तक ये कानूनी मामला आगे बढ़ते हैं तो इसको पेंड किया जाएगा, और उस बीच में फ़रीक़ैन इसके ऊपर किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को सब पता है, आपको आइडिया है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, वो सारा कुछ आपको पता है। मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा, लेकिन जो हलफ मैंने लिया है उसको भी पूरा ज़रूर करूँगा। कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आप सबका शुक्रिया, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने इस बीच में मुझे ख़रीदा है, मुझे आपने ख़रीदा है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ बाहर क्या चल रहा है। अब जब आप पकड़े जाएं तो आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आज सारा दिन वो देखने का मौका मिला। ईद का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। मुझे सारा दिन देखने का मौका मिला कि आप लोग क्या कर रहे थे। मुझे देखने का मौका मिला कि मेरे दोस्त क्या कर रहे थे। मैं आप सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने सारे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे आप सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन जो सुन रहा है आपका बहुत शुक्रिया। वकला का बहुत शुक्रिया, बार्स का बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ जाता था वो मेरे साथ खड़े होते थे, खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। उन सब का बहुत शुक्रिया। पुलिस वाले पाकिस्तान जब मैं बोलता था तो जिंदाबाद कहते थे। मेरे नारे का जवाब देने के लिए पुलिस वालों का बहुत शुक्रिया। जितनी बार्स हैं वकला की, उन सब का बहुत शुक्रिया। जो सहाफ़ी खड़े रहे, डटे रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बंधाई और इसको रिपोर्ट करते रहे, वाक़यात को बताते रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक का नाम लूँगा तो सबका नाम कैसे लूँगा मैं। आप इतने ज़्यादा हैं, इतने सारे हैं कि मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जिन सियासी शख्सियात ने आवाज़ उठाई, बात की, उन सब का बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, उनका भी बहुत शुक्रिया। सिविल सोसाइटी का, आम लोगों का, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने वालों का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन बुज़ुर्गों का, उन माओ बहनों का और उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, दुआ करते रहे और उन्होंने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है जो भी आजमाइश आती है, याद रखिएगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे। कोई किसी को एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। और मेरा ये मानना है और मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह अपने आदमी के ऊपर कभी इतना बोझ नहीं डालता जितना वो ना उठा सके। वो कभी इंसान को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसकी उसने उसको हिम्मत ना दी हो कि वो उसमें से निकल आए या उस पर पूरा उतरे। तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो बड़ा मेहरबान है, बहुत ताकतवर है, सारी ताकत उसके पास है। एक जुमला मैं आपको सिर्फ बता दूं, क्योंकि मैं केस के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा और ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं। और मेरे वकला ने आज भी मुझे, मियां अली अशफाक साहब का फ़ोन आया। एक तो उन्होंने मुझे बड़ी डेंजरस चीज़ बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे पहले बतानी चाहिए ताकि रिकॉर्ड के ऊपर रहे, जब वो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो तो वो रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि क्या करने जा रहे हैं और कौन लोग करने जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो आज भी मुझे फ़ोन करते कहते रहे कि यार इन केसेस के ऊपर प्लीज़ आपने बात नहीं करनी और इस पर कोई फरीक बात नहीं करेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, क्योंकि वादा पूरा करने के चक्कर में ही तो ये मैं वादा ही तो पूरा करता हूं। असल में मामला ये है। अच्छा, इसमें मुझे जो अली ने बताया वो ये है कि शराफत जेल में बंद है, और अली ने इसको ट्वीट भी किया है और मैंने भी इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पर हासिल की, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो अली ने मुझे बताया, और एग्जैक्टली वही चीज़ें। शराफत से जेल में आकर मिले हैं कुछ लोग, दो बहुत ताकतवर लोग, एक कोई बड़ा पुलिस वाला और एक कोई और शख्सियत थी। ये उसको जाकर जेल में मिले हैं और उसको संगीन नताइज की धमकियां दी हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम इतने दिनों से जेल में पड़े हो और बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम सोचो कि हम तुम्हारा क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको 3 ऑप्शंस दिए मेरे वकील के मुताबिक। पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि किसी लड़की को इमरान रियाज खान ने कत्ल किया और कत्ल करके कहीं पे दफन किया हुआ है,
ज़मीन में दबाया हुआ है। हम तुम्हें जगह बताएंगे, वहां जाकर तुम निशानदेही कर दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर हम जाने और इमरान रियाज खान जाने। एक ऑप्शन ये दिया गया। उसको दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि इमरान खान मंशियात की कंसाइनमेंट्स के ऊपर डील करता है, यानी मंशियात का डीलर है, और हम तुम्हें नाम बताएंगे, तुम बंदों के नाम लोगे और उन बंदों को हम इमरान खान के साथ नत्थी करके जोड़ के हम जाने और वो जाने और तुम निकल जाओ बीच में से। और तीसरा ऑप्शन उसको ये दिया गया कि तुम ये कहो, अब ये मुबैना तौर पे ये सारी कहानी मेरे तक दो ज़राए से पहुंची है, लेकिन मैं जो बिलीव कर रहा हूँ, मियाँ अली अशफाक जो मेरे कौंसल थे, जो सारे मामला देख रहे थे कानूनी और इस केस को लड़ रहे थे, मेरा बचपन का दोस्त भी है, इसलिए मैं उस पर बहुत मेरा ट्रस्ट है। तो उसने मुझे बताया कि तीसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान कलअदम तंजीमों की फंडिंग करता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ शराफत लिख कर दे हलफनामे पे और फिर उसको छोड़ेंगे और मुझे पकड़ेंगे इसके बदले में, या इस केस में मुझे उलझाया जाएगा या फंसाया जाएगा। बाकी ये चीज़ अब हमारे तक पहुंच गई है, मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको बता दूं। अगर इन केसों में या इस तरह से मिलता जुलता कोई केस मुस्तकबिल में कोई बने या बनाया जाए तो आप समझ जाएं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। देखें, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी की विंडो डाउनलोड हुई हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जिसकी विंडो में हुब्बुल वतनी हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। ये आप लोग जानते हैं, ये मेरे तमाम लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये अदालती हुक्म की वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात सबसे बड़ी है। जब मैं स्वाद से निकल रहा था ना, तो मुझे काफ़ी आइडिया था कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं। तो मैंने अपने जो साथी हैं, अजब खान मेरे साथ होता है, उसको और अली नवाज, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार आप लोग ये सामान लपेटो चलें। तो उनको आइडिया नहीं था कि अचानक हम निकल जाएंगे। मुझे बुखार भी था 2 दिन से, तो थोड़ा मैं बेहतर हुआ, तो मैंने नाश्ता किया। मैंने कहा सामान लपेटो चलें। मैंने कहा साहब किधर जाना है? तो मैंने कहा चलो दुनिया को दिखाते हैं कि सबसे बड़ा और ताकतवर अल्लाह है। ये जुमला बोलकर मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, ये जुमला बोलकर मैं स्वाद से निकला था कि चलो दुनिया को दिखाते हैं कि सबसे ताकतवर और बड़ा अल्लाह है, और वही है। और मैंने इन दिनों में दोबारा इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, वैसे ही हमारा ये ईमान है। आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ख़रीद लिया मुझे, आप लोगों ने मुझे ख़रीद लिया। मैं ये कर्ज उतारने की कोशिश करूँगा रहती ज़िंदगी तक इसकी कोशिश करूँगा। खबरों पे आते हैं जी वापस, और पहली खबर ये है, एहसन इकबाल को भेरा पे जिन हालात का सामना करना पड़ा, उस फैमिली ने घर में आकर मुलाकात की और माफ़ी मांग ली। बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं? हमें अकल नहीं, हमें पता नहीं चलता। ये ऐसे हो सकता है कि वो लोग पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल के एक वफाकी वजीर को चोर चोर के नारे लगाएं और बाद में उनके घर जाके माफ़ी मांग लें? ऐसे होता है? मैं जानता हूं कितना दबाव होगा, आप लोग भी जानते हैं कितना दबाव होगा, और जिन लोगों ने ये दबाव पहले बर्दाश्त किए हुए अपनी ज़िंदगी में, उनको भी आइडिया होगा कि दबाव तो होगा। मेरा एक सवाल है इस सारे मामले के ऊपर, हो सकता है बात ठीक हो, एहसन इकबाल साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन लोगों का रिएक्शन तो सोशल मीडिया पे कुछ और ही कह रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि इतने आराम से लोग आके, जो चोर आपको कह रहे हैं वो आके आपसे माफ़ी खुद ही मांग लें। हालात नॉर्मल नहीं हो सकते उन लोगों के लिए, ये क्लेम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि क्या नवाज शरीफ आज तक बरतानिया में किसी एक आदमी से माफ़ी मंगवा सका जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा, डाकू कहा, गद्दार कहा, कुछ भी कहा? मियाँ नवाज शरीफ साहब की रोज़ वहाँ पे इज्जत अफजाई करते हैं ना लोग। जब मियाँ साहब बाहर निकलते हैं, उनकी फैमिली बाहर निकलती है, पीछे लग जाते हैं, चोर चोर, डाकू डाकू, रोज़ लोग कहते हैं। कोई एक आया जिसने आकर मियाँ साहब से मुलाकात की हो, माफ़ी मांगी हो कि मियाँ साहब माफ़ी चाहते हैं, आपको चोर नहीं कहना चाहिए था? वो शयान अली जो चोर कहता था, वो रोज़ाना पीछे पीछे फिरता है मियाँ साहब के। हर एतवार को, हर हफ्ते को वो पिज़्ज़ा और बर्गर लेके और बोतल पकड़ के जाके मियाँ साहब के घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं। तो वहाँ तो किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, और वहाँ पे तो आप माफ़ी का मुतालबा भी नहीं करते। आप लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों के घरों के अंदर घुस जाएं तो ठीक है, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। यानी लोगों की निजी ज़िंदगी के ऊपर आप हमला कर दें, आप मुखालिफ सियासतदानों पर आवाज़ें कसें,
आप यानी उनको मुखालिफ सियासतदान को एक आवाज कोई कस देना तो आप लोग कहते हैं कमाल हो गया, ये पब्लिक रिएक्शन है। पब्लिक रिएक्शन है, कमाल हो गया। अपने हलकों में कैसे जाओगे? लोग अंडे और टमाटर मारेंगे इमरान खान को, ये आपकी ख्वाहिश थी, ये आपकी लीडरशिप कहती रही एहसन इकबाल साहब कि इमरान खान को अंडे और टमाटर मारे जाएंगे, आपकी लीडरशिप कहती रही है। लेकिन इमरान खान जहां जाते हैं पब्लिक में लोग खुश होते हैं, आप जाते हैं लोग चोर चोर कहते हैं। वजह क्या है? लंदन में आप क्यों नहीं लोगों से कहते माफी मांगो आके? वहां कोई नहीं आके माफी क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वहां पे उनके ऊपर वो प्रेशर और दबाव नहीं होता। आप लोगों का जीना हराम कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई आदमी अपनी दिल की आवाज बाहर निकालना चाहे तो इसी को कहते हैं फाशिस्ट रजीम, और ये है फाशिस्ट रजीम। इंपोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां तो लंदन में तो नमाज नहीं पढ़ सकते पब्लिक के अंदर जाके, ये तो सूरत हाल है वहां पे। अभी आप लोगों की पूरी काबीना गई थी, पब्लिक में निकल नहीं सके। पूरे यूरोप के अंदर आपके लोग नहीं निकल के पाकिस्तानियों को वहां फेस कर सकते, ना आप लोग फिर सकते हैं, ना मिल सकते हैं लोगों को। लोग वहां पे आपको गालियां देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि उनको पता है कि वहां की हुकूमतें चोर कहने पे, डाकू कहने पे, किसी के ऊपर मुंह से बात करने के ऊपर ये जमहूरी हक समझती हैं और इसके ऊपर किसी किस्म का पर्चा FIR ये चीजें नहीं करवाते। इंपोर्टेड सरकार की ज़िमनी इंतखाबात में हालत बहुत पतली हो गई है। वो ऐसे कि इमरान खान साहब के जलसे आपने देख लिए हैं, मैंने तो आज फुटेज निकाल के देखी हैं। लोग कीचड़ के अंदर खड़े हुए हैं, बारिश के अंदर खड़े हुए हैं, जलसे कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। उधर मरियम नवाज ने पूरा जोर लगा लिया, लोग निकलने को तैयार ही नहीं। जिन लोगों को जमा करके पूरे सरकारी वसाइल लगा के जलसों में लाया जाता है, वो भी कोई इधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, कोई अपना खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है। लोगों ने अपनी अपनी पंचायत लगाई हुई है जलसे के अंदर। यानी यहां से पता चलता है कि लोग वोट डालने के लिए PMLN को तैयार नहीं है। अब उसका बंदोबस्त क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार इल्जाम लगाए हैं। बाबर ऐवान ने बाकायदा ये बताया कि हमने इन सबूतों को इकट्ठा किया और उनको देखा, और उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। और यास्मीन राशिद पहले भी कर चुकी हैं कि 15-15, 20-20 हज़ार वोट जो हैं वो दूसरे हलकों से लाकर इन 20 हलकों के अंदर ठूसे जा रहे हैं, ताकि जो लोटे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट उनको डलवाकर जितवाया जा सके 2 नंबर तरीके से। तो अब ये 2 नंबर तरीके से इलेक्शन अगर जीता गया तो जीता गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो जाए, या बहुत ताकतवर शख्सियात हो जाए, या ब्यूरोक्रेसी हो जाए, सारा का सारा निजाम ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज को इलेक्शन जितवाने के चक्कर में है। और ये दिखाई दे रहा है। मैं बतौर रिपोर्टर आपको मैं भी कह रहा हूं, बेशुमार रिपोर्टर और भी कह रहे हैं, बहुत सारे सहाफी बार बार कह रहे हैं कि यहां पे हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए, ताकि इंपोर्टेड सरकार जो वफाक में बनी हुई है वो बनी रहे, वो कायम रहे। और ये जो चूं-चूं का मुरब्बा पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रहा है, इतनी सारी जमातों का, को 15-16 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और वो पाकिस्तान की अवाम को रोजाना की बुनियाद पर पीस रहे हैं महंगाई के जरिए से। उनकी हुकूमत कायम रह सके, क्योंकि अगर पंजाब गया तो सब गया। पंजाब के अंदर पूरे के पूरे वसाइल और ताकत इस्तेमाल की जा रही है। मेरी इतला के मुताबिक पेट्रोल की कीमत कुछ कम करेंगे अब ये, और वो कम इसलिए करेंगे ताकि ये हुकूमत बचाई जा सके, और ये हुकूमत बचाने के लिए वो पेट्रोल की कीमत कुछ कम करेंगे ताकि इलेक्शन से पहले लोगों को एक अच्छा जेस्टर दें। बहरहाल 100 रुपया तो इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, और इससे ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है डीजल। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी मार्केट में $1 भी अगर पेट्रोल सस्ता हुआ ना, $1 भी, तो शहबाज शरीफ रिलीफ देंगे। लगभग $25 के करीब सस्ता हो चुका है। $100 से कम भी प्राइस आई है कुछ बीच में, $100 से कम भी प्राइस आई है बीच में। इन्होंने तो $1 नहीं बढ़ाया, $100 बल्कि बढ़ा दिया। यानी इतना झूठ, लोगों को इतना फ्रॉड, लोगों के साथ इतनी बेईमानी। इमरान खान के दौर में आप मईशत के अदाद शुमार उठाकर देखें जो शहबाज शरीफ के दौर में छपे हैं, तो रश्क आता है कि कमाल काम किया था उन्होंने। और इस दौर के अंदर इन्होंने जो तबाही फेरी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की मईशत का, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा, गरीब आदमी को पीस के रख दिया इन्होंने। पेट्रोल कहां चला गया, घी कहां चला गया, आटा कहां चला गया, गैस की कीमत कहां चली गई, लोड शेडिंग कहां से कहां लेकर चले गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए एक एक शहर के अंदर। बेड़ा गर्क किया इन्होंने। एक्सपोर्ट्स आपकी कहां गई, रेमिटेंसेज आपके कहां जाएंगे, टैक्स कलेक्शन का क्या करेंगे, और सख्त तरीन शराइत जो है IMF की, वो इन्होंने तस्लीम कर दी। अब राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देखें कि $100 कीमत बढ़ाने के बावजूद शराइत पूरी नहीं हो रही IMF की, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट रुक चुकी है, पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के लोगों को सिस्टम पे एतबार नहीं रहा।
लोग ये चाहते हैं कि उनको हक दिया जाए और वो इलेक्शन के जरिए से फैसला करें कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। लेकिन यहां तो बहुत बड़ी धांधली के इंतजाम दिखाई देते हैं, जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अब धांधली हुई अगर ज़िमनी इंतखाबात में तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। लोगों को कब तक चुप करवाया जा सकता है, ये सवाल उठाया जा रहा है। IMF और पाकिस्तान कर्ज पैकेज की बहाली के करीब पहुंच गया है और उसमें जो शराइत हैं जो पाकिस्तान ने तस्लीम किए हैं उसमें अखराजात कम किए जाएंगे, यानी आपके तरक्याती अखराजात भी कम हो सकते हैं, दीगर अखराजात भी कम हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे हो सकता है वो आइंदा ना चल रहे हों। तवानाई की कीमतें जो है उनके अंदर इजाफा, तवानाई की कीमत जब बढ़ती है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री नीचे जाएगी, पाकिस्तान का गरीब आदमी पिसेगा, पाकिस्तान का मेहनत कश पिसेगा और पाकिस्तान की तरक्की रुकेगी उससे, और टैक्स वसूलियां ज़्यादा की जाएंगी। कैसे करेंगे जब तरक्की नहीं हो रही तो टैक्स कहाँ से लेंगे? तो पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब फार्मूले पे काम किया है और मुझे नहीं लगता कि ये इंपोर्टेड सरकार इतनी अहलियत रखती है कि पाकिस्तान को इन मामलात से निकाल सके। इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।